प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। नई सरकार बनने के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बदलाव जरूर आया है, लेकिन अब जरूरत है कुछ ऐसे कदमों की जिससे भारत में रिफॉर्म की रफ्तार तेज हो और एफआईआईज के लिए भारत में निवेश करना आकर्षक हो। मोदी सरकार से क्या चाहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इस पर सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया ने न्यूयॉर्क में दो दिग्गज फंड मैनेजर, सिटी नेशनल रॉकडेल के एमडी अनिंद्य चैटर्जी और अमीशी कैपिटल के सीनियर एनालिस्ट अनुराग धनवंतरी से खास बातचीत की। दोनों मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अनुराग, पहला सवाल आपसे यही कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधरना चाहिए, सेंटिमेंट तो बन गया है। अब आप लोगों का क्या नज़रिया बन रहा है? क्या आप लोग भारत में बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं या नया पैसा लेके सोच रहे हैं कि करना है? तो संजय, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है और हमारे हिसाब से सरकार के लिए अभी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। पहला तो यह है कि सरकार को डिसीजंस लेने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कोल ब्लॉक डीएलोकेशन पे, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सरकार को शो करने के लिए कि वो यूपीए सरकार से डिफरेंट है और जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा यह है कि जहाँ तक हो सके आरबीआई की मदद करनी होगी इन्फ्लेशन कंट्रोल में। अब वो मनरेगा को समझदारी से स्पेंड करना है या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को कंट्रोल करना है, वो सब इश्यूज हैं। और तीसरा है बिग बैंग रिफॉर्म्स जिनके चलते हुए मोदी सरकार इलेक्ट हुई थी। अब वो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, तो वो सब इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बिल्कुल। अनिंद्य, भारत आने के पहले मोदी जी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि इन्विटेशन टू मेक इन इंडिया। वो ये कह रहे हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो भी दिक्कतें हैं बिजनेस को कंडक्ट करने में, उसको मैं दूर करने के लिए आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, अब आप पैसा लेकर के आइए। आपको लगता है कि ये बात अफर्मेटिव ढंग से सुन करके लोग रिस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पर जो है? तो ये लॉन्ग टर्म एक विजन है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। तो मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, इसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए हमको लीगल स्ट्रक्चर चाहिए, लेबर लॉ थोड़ा चेंज चाहिए, कंड्यूसिव टू कैपिटलिज्म एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर्स एफडीआई पूरी तरह आ सके। क्योंकि इफ़ यू कंपेयर चाइना में क्या हुआ पिछले 2 डेकेड में एंड कंपेयर इट विद व्हाट इंडिया हैज़ गॉट इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, इंडिया बहुत लैग किया है। तो तरक्की चाइना बहुत आगे पहुंच गया है इंडिया से। इट हैज़ बिकम द बैक यार्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में चीप लेबर है, इंडिया में बहुत टैलेंट है, इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, प्रोफेशनल स्किल्स है, सॉफ्टवेयर में इतना तरक्की किया है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही नेसेसरी है जॉब क्रिएशन के लिए। तो ingredients are there, so policy makers and the government can enable the process, and I think Mr. Modi is making the right noises, so that's what is important at this point. But we have to see what concrete steps he takes to enable the process. जी, मोदी जी की सरकार की तरफ से अभी तक जितने भी सिग्नल आए हैं वो, और उस बैकड्रॉप में ये देखें कि यहाँ पर अमेरिका में वो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के सीईओ से करीब 2 दर्जन सीईओ से वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ा एक डायरेक्ट प्रोएक्टिव अप्रोच उनका दिख रहा है। इसको कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं? आई थिंक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो आई वॉज इन एशिया एंड मिस्टर मोदी वॉज डूइंग हिज एशिया ट्रिप, जापान एंड चाइना, एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि अब प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया इज कमिंग टू अदर सिग्निफिकेंट नेशंस ऑन हिज विजिट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक टाइज। तो वो सौदा, बिजनेस, एफडीआई, ये सब बातें करने के लिए आ रहे हैं, रादर देन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी एंड ऑल दैट, विच इज probably going to also be part of his agenda. But the focus is on economic dialogue with key nations of the world. So I think that's a very big positive move. बिल्कुल, क्योंकि पैसा जो आना है वो बिजनेसेस से ही आना है, प्राइवेट सेक्टर से आना है। अमेरिका की सरकार तो देगी नहीं। अनुराग, आप यहाँ जो अमेरिकन बिजनेसेस से बात करते हैं या उनके जो ऑब्जर्वेशन है जो इंडिया में चेंज हुआ है, अभी वो क्या देख रहे हैं, कितने अवेयर हैं हमारे बारे में, और अगर अवेयर हैं तो इंटरेस्टेड हैं क्या वहाँ कुछ करें? इसमें एक इंटरेस्टिंग डायकॉटमी है कि इंडिया शेयर ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है बट शेयर ऑफ वॉलेट या शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है।
और उसका कारण है जो आनंद ने कुछ पॉइंट रेफर किए थे कि ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस इन इंडिया इतना ईजी नहीं है। अब आप वोडाफोन का टैक्स इशू ले लीजिए या फिर कोर्ट केसेस जो 10-10 साल तक चलते हैं, तो उन सब में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात तो जरूर है कि मोदी सरकार के इलेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया को अभी बहुत सारा टेंशन दे रहे हैं। तो इंडिया के पास 6 महीने या 12 महीने का समय है जिसमें कि इस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि ठीक है, इंडिया में लोग बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। बिल्कुल, ये जो बात मोदी जी ने कही कि ब्रांड कैंपेन के तौर पर लॉन्च किया मेक इन इंडिया को, तो आप लोग इसको एक कैंपेन का लॉन्च समझ रहे हैं, इसको कोई मेजर पॉलिसी पोजीशन नहीं समझ रहे हैं जिससे बहुत इंकरेज महसूस करें, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर लॉन्च हुआ है ये मेक इन इंडिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आपको जीएसटी पॉलिसी चाहिए, आपको एक टैक्स कोड चाहिए जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, आपको एक एबिलिटी चाहिए कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूं और कुछ प्रॉब्लम आए तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। अब उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ अब तक, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जो कोल ब्लॉक डीलोकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन जाएगा कि अगर ये सरकार 6 महीने में उसको रिजॉल्व कर पाती है तो आप एक सिग्नल दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी पर हम उनको बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि 1994 में दिया गया कोल ब्लॉक आप 2014 में रिजॉल्व कर रहे हैं। आप लोग दोनों जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि क्या क्या होगा तो उसके बाद एक फ्लो बनेगा, अभी तक जो भी हुआ है और जितना भी पैसा यहाँ से या दूसरे जगहों से जा रहा है, उसमें आप लोगों को इंडियन मार्केट अभी कैसा दिख रहा है? तो लेट्स सेपरेट आउट पोर्टफोलियो इनफ्लोज एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इनफ्लो जो शेयर बाज़ार में आ रहा है, वी हैव सीन मैसिव इनफ्लोज इनटू इंडिया। एक्चुअली देयर वाज अ पार्ट ऑफ टाइम 2013 में जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में कोई इनफ्लो नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया में इनफ्लो आ रहा था, आउटफ्लो आ रहा था, बाकी आउटफ्लो हो रहा था बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में। तो पीपल हैव गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट टू इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट टू इंडिया, and there would be a period of wait and watch. Benefit of doubt won't last forever, so people would look for milestones as to what the new government is achieving. At the end of the day, 30 साल में ऐसा मैंडेट नहीं आया जहाँ पे इतना strong majority लेके एक सरकार आया। It was always a coalition, so there is good reasons for this increased confidence. FDI के लिए और टाइम लगता है और उसका डेटा भी हमारे पास अभी नहीं है कि लास्ट 2-3 महीने में क्या हुआ। तो क्या जो हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि क्या कमिटमेंट आ रहा है, देयर इज़ पॉजिटिव इंडिकेशन कि FDI होगा, बट FDI के लिए और भी टाइम लगता है। आपको FII फ्लो के हिसाब से इंडियन मार्केट कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, मार्केट के लेवल और डायरेक्शन पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है, पर इंडिया दोबारा एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट बन गई, ये तो आप कह सकते हैं। अब इंडियन मार्केट इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं लगती। अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखिए तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन और करंट वैल्यूएशंस काफ़ी पास हैं, तो उस सेंस में सब ठीक ठाक है। पर जैसे आनंद ने कहा कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है। पहले इस बजट में तो ठीक है इंटरिम बजट था, परंतु जो बजट आपका फरवरी में आएगा उसके अंदर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होंगे। बिल्कुल, तो आपने कहा कि 6 महीने से साल भर, और फिर आपने बजट का जिक्र किया। एक्चुअली एक ओपिनियन ये है कि शुरू का तो चलिए 3-4 महीने हनीमून पीरियड था, अब कुछ स्टेट इलेक्शन है वो 19 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे, तो इस इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद से लेके फरवरी, ये जो दरअसल 4-5 महीने हैं, इसमें ही बहुत क्लियर तरीके से जो आइटम आप लोगों ने लिस्ट आउट किए उस पर सरकार से अगर एक्शन नहीं आया तो निराश होंगे। जी हाँ, उसमें फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट जाएगा बजट तक कि शायद बजट में कुछ नया होगा, शायद बजट में कुछ नया होगा। पर आपका विचार बिल्कुल सही है कि अगर इलेक्शन के बावजूद के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो फिर आप कब एक्शन लेंगे? क्योंकि फिर अगले इलेक्शन का इंतजार शुरू कर देंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है आनंद कि दरअसल यही एंड अक्टूबर से लेके एंड फरवरी एक एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला विंडो है इनके लिए? तो सरकार ने ये डिफ्यूज़ कर सकता है कि बजट इतना बड़ा इवेंट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स एंड की इनिशिएटिव्स, एंड दैट्स फाइन विद द मार्केट। मार्केट भी देखते रहेंगे क्या क्या सरकार कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी इज़ बेटर देन एवर, क्योंकि मैंडेट है तो एक्सपेक्टेशंस इज़ आल्सो मच हायर। तो अभी तक जितना हुआ है कॉन्क्रीट स्टेप्स एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट्स टू अर्ली। करेक्ट।
तो जितना दिन जाएगा उतना पेशेंस लोग का कम उधर होता बहुत जाएगा। एक और आर्गुमेंट मैं सुना जब लोगों से बात कर रहा था, तो आप दोनों कमेंट करें उस पर। वो ये है कि लोग कहते हैं इमर्जिंग मार्केट, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स को जब कंपेयर करने बैठे तो उसमें इंडिया स्टोरी बिल्कुल ही क्लियर कट आउटशाइन कर रही है बाकी लोगों को। ये ओपिनियन सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो वो सही है कि बाकी काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स बिल्कुल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइकिल्स में है। जैसे चाइना में लग रहा है कि चाइना काफ़ी स्लो डाउन कर रहा है, ब्राज़ील काफ़ी स्लो डाउन कर रहा है, तो वो बात बिल्कुल सही है। पर उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप रिफॉर्म्स करते रहिए। और ये भी जहन में रखने वाली बात है कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। चाइनीज मार्केट और ब्राजीलियन मार्केट इंडिया से काफी नीचे ट्रेड करती है वैल्यूएशन के ऊपर, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया अभी चोजन इमर्जिंग मार्केट है। जी, इसमें लेट मी पुट माय पर्सपेक्टिव एज वेल। तो इमर्जिंग मार्केट पूरा कैलेडोस्कोप में अगर देखा जाए तो इंडिया एक्चुअली बहुत स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि मीडियन एज इतना कम है, अराउंड 25, पर कैपिटल इनकम लेवल्स आर सो लो। तो बल्क ऑफ द नॉन लीनियर ग्रोथ जो होता है कंज्यूमर स्पेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में, so some $2,000 to $5,000, $6,000. The growth is really spectacular. Mostly, if you look at other emerging markets that they've emerged ahead. So Brazil, जहाँ पे per capita income more than $10,000. So most of South American and Eastern European emerging markets are way ahead in that space. But none of these markets have the demography that India has. China, जहाँ पे demography is almost turning into a negative. यहाँ पे average age इतना ज़्यादा हो गया है. So the challenge is, will China become old before it becomes rich? तो इंडिया के पास ज़्यादा टाइम है to create that development process where they can create wealth before the population gets old. So कुछ natural advantages है जो इंडिया को separate कर, एक population size, दूसरा population age, एंड करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। अनिंदे और अनुराग, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक तरह का रियलिटी चेक हमको हमारे इन दो मेहमानों से मिला है कि जो इरादे हैं, जो वादे हैं और जो हाइप है, उसके सामने क्या डिलीवरी एक टाइम बाउंड फैशन में करना अब ज़रूरी होगा। मोदी जी की इस यात्रा की बात करना ज़रूरी होगा। नमस्कार।